नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न वाइज सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स क्लास 12 के दूसरा चैप्टर कैपेसिटर के कैपेसिटांस अर्थात संधारित्र के धारिता संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, इस वीडियो में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल प्रश्न को शामिल किया गया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और सभी न्यूमेरिकल प्रश्न के सॉल्यूशन भी बताए गए हैं, उसे देखकर आप आसानी से समझें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है, अर्थात किसी कैपेसिटर के कैपेसिटांस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए वोल्ट, बी न्यूटन, सी फैराड, डी एम्पियर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फैराड। अगला प्रश्न, हाँ एक चीज़ और, इसके देखिए आपको यहाँ कुछ डिस्क्रिप्टिव दिख रहा है, अर्थात ये जो है कैपेसिटेंस का डिफिनीशन है। तो देखिए मैं ऐसे पढ़ता हूँ, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि होता है। देखिए ये जो है कैपेसिटर का फिगर है दोस्तों। देखिए फिर से एक बार हम बोल देते हैं, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि होती है, अर्थात आवेश देने पर उसमें विभव में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। देखिए जो नीचे दिखाया गया है, यहाँ देखिए आप, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आता है दोस्तों, जो C ये जो है एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को ही हम लोग कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, नीचे है धारिता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, इसे फैराड कहते हैं। एक फैराड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। धारिता का EMU में मात्रक जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में स्टेट फैराड होता है। 1 फैराड बराबर 9 गुने 10⁻11 स्टेट फैराड होता है। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड होता है। 1 नैनो फैराड बराबर 10⁻⁻9 फैराड होता है। 1 पिको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड होता है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। ऑप्शन ए द्रव्यमान के, बी त्रिज्या के, सी आयतन के, डी गोले की सतह के क्षेत्रफल के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या के। देखिए त्रिज्या के समानुपाती क्यों होती है, मैं आपको फॉर्मूला से बताता हूँ। देखिए देख रहे हैं कि वायु में गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो होता है 4πε0r। सी जो है आप देख रहे हैं कि रेडियस के समानुपाती है, अर्थात यदि कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो रेडियस को बढ़ाना होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, बी घटती है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि जब दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस जो है वो घटता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्यों बढ़ता है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है जिसमें 2 प्लेट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मूला में कैपेसिटेंस C बराबर होता है ε0 A/D, जहाँ A क्षेत्रफल है, D जो है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है और C जो है कैपेसिटेंस है। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D, अर्थात कह सकते हैं C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D होता है। दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, बी घटती है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, यदि वायु संधारित्र है, अर्थात जो डाइइलेक्ट्रिक जो पदार्थ है, तो उस जगह पे दोस्तों यदि हम उच्च परावैद्युता वाला कोई पदार्थ भर देंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगा वह बढ़ जाएगा। जैसे कि देखिए हम आपको नीचे बताते हैं। देखिए
समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच की परावैद्युत पदार्थ के भरे हों तो इसका फॉर्मूला होता है C बराबर K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बटा D। यहाँ देख रहे हैं कि C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ के जो वैल्यू होता है उसका सीधा समानुपाती होता है। जब दोनों प्लेट के बीच केवल वायु उपस्थित हो तो K बराबर 1 होता है, और जैसा ही कोई उच्च परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो K से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जो है, धारिता जो है वो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उन पर आवेश क्या होगा। तो एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि यदि कैपेसिटेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका आवेश हमेशा सेम होता है, लेकिन जो विभवांतर होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसका आवेश समान होगा। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि देखिए मैं नीचे इसे लिख दिया हूँ, आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। तो आप जानते हैं किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है, क्योंकि हवा या निर्वात का ही 1 होता है, बाकी जितने भी पदार्थ हैं सभी का 1 से अधिक होता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी तुल्य धारिता क्या है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 3 संधारित्र है, तीनों की धारिता जो है सेम है अर्थात C है, तो इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा 3C, बी कह रहा 3/C, सी कह रहा है C/3, डी कह रहा 1/3C। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C/3। जैसे देखिए मैं इसे हल किया हूँ, आप इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए दोस्तों, आप चित्र देख के समझ रहे हैं। कैपेसिटेंस C1, C2, C3 माने हैं, सबके बराबर C मान लिए हैं क्योंकि सब बराबर है। आप ध्यान से देखिए, तो देखिए नीचे आप हल करके आया है C इक्विवेलेंट बराबर C/3। तो आप चित्र को देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, है 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा 4 माइक्रोफैराड, बी कह रहा 20 माइक्रोफैराड, सी कह रहा 25 माइक्रोफैराड, डी कह रहा 16 माइक्रोफैराड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 माइक्रोफैराड। देखिए इसके सॉल्यूशन को भी आप ध्यान से समझिए और देखिए मैं इसके सॉल्यूशन को काफ़ी सिंपल भाषा में काफ़ी आसान तरीके से बनाया हूँ। यदि आप इसे देखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटे समरूप बूंदे की जो धारिता है वो C1 है, जो दिया गया 5 माइक्रोफैराड है। बड़े बूंद की धारिता मान लिया हूँ C2, माना कि छोटे समरूप के बूंद की त्रिज्या R है, बड़े बूंद की त्रिज्या बड़की R है। 64 छोटे समरूप बूंद का आयतन जो होगा एक बड़े बूंद का आयतन के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आयतन का फॉर्मूला रखा गया है दोस्तों। जो बड़े बूंद की त्रिज्या आया है वो 4R आया, 4R। छोटे बूंद की जो धारिता होगी C बराबर, वो फॉर्मूला लगाए हैं 4πε0r। इस प्रकार से सॉल्यूशन करने के बाद दोस्तों आप देखिए, यदि आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से समझें क्योंकि काफ़ी सिंपल भाषा में बताया गया है। देखिए हल करने के बाद आएगा C2 बराबर 20 माइक्रोफैराड, जो कि इसका आंसर है। आप इस नोट को ध्यान से देख करके नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगला प्रश्न है प्रावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, बी वोल्ट मीटर, सी वोल्ट प्रति मीटर, डी वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वोल्ट प्रति मीटर। देखिए इसके इकाई को मैंने नीचे ही बताया है। प्रावैद्युत सामर्थ्य का एसआई जो मात्रक होता है माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर। तो माइक्रो का वैल्यू 10⁻6 होता है, तो इसका सीधा आंसर लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर। अगला प्रश्न देखिए, 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसे भी मैं काफ़ी सिंपल तरीक़ा से बताया हूँ। देखिए
ऑप्शन ए कह रहा है 2.5 गुने 10⁻³ जूल, बी कह रहा है 2.5 गुने 10⁻⁴ जूल, सी कह रहा है 2.5 गुने 10⁻² जूल, डी कह रहा है 2.5 गुने 10⁻8 जूल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में है 2.5 गुने 10⁻³ जूल। तो देखिए इसे सॉल्यूशन करके क्या आया है, आप इस सॉल्यूशन को ज़रूर देखिए। देखिए काफ़ी सिंपल तरीक़ा से सी बराबर 50 माइक्रोफेराड दिया गया था, तो माइक्रोफेराड को हम केवल फेराड में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा 50 गुने 10⁻⁶, जो कि फेराड का वैल्यू है। ये जो है नए माइक्रो का वैल्यू है। विभव बराबर जो 10 वोल्ट है, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। सी जो है कैपेसिटेंस हो गया, अभी जो है विभवांतर है। तो इसे हल करने के बाद दोस्तों आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, कैलकुलेशन को। तो नीचे हल करने के बाद आया 2.5 गुने 10⁻³ जूल। देखिए जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में था। देखिए तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इस जो कैलकुलेशन किया गया आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसे आप नोट कर लें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। अर्थात एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगा दोस्तों, ऊर्जा घनत्व होगा, उसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला है 11 का, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/2 ε0 E²। देखिए दोस्तों मैं इसे प्रूफ भी किया हूँ इस फॉर्मूला को, बहुत बार स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में ये फार्मूला को प्रूफ करने के लिए भी दे देता है। सिद्ध करें कि किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच एकांक आयतन जो होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जो होता है 1/2 गुने ε0 E² होता है। ये प्रूफ करने के लिए भी देता है। देखिए मैं इसे प्रूफ कर दिया हूँ। ये काफ़ी सिंपल भाषा में प्रूफ किया गया है, आप इसे देख करके समझ लीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 प्लेट लिया हूँ अर्थात एक कैपेसिटर लिया हूँ। आप ध्यान दीजिए, पहले आप ऊपर देख लीजिए, मैं नीचे दिखाता हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, या तो इसे आप नोट कर लें। देखिए मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर से आप देखते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है। जो हवा होता है दोस्तों, इसका सामान्य दाब पर नॉर्मल प्रेशर पर परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। ऑप्शन ए 3 गुने 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, बी 2 गुने 10⁻2 वोल्ट पर मीटर, सी 4 गुने 10⁻4 वोल्ट पर मीटर, डी 5 गुने 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 गुने 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। देखिए नीचे दिया गया है दोस्तों, आप इसे देख लें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध में है तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। ध्यान रहे जो विभवांतर पूछ रहा है वो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 4000 वोल्ट, बी कह रहा है 600 वोल्ट, सी कह रहा है 800 वोल्ट, डी कह रहा है 900 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 800 वोल्ट। देखिए इस न्यूमेरिकल को मैं हल किया हूँ, आप इसे ध्यान से देखकर समझ लीजिए। देखिए काफ़ी सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप ध्यान दीजिए। देखिए उस फिगर को मैं ड्रा कर दिया हूँ, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। और 1200 वोल्ट का इसमें विभवांतर दिया गया था। तो देखिए समतुल्य धारिता का फॉर्मूला लगाया हूँ श्रेणी क्रम में। इसे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 4/3 आ जाएगा,
तो हमें निकालना है जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का विभवांतर निकालना था। संधारित्र पर उपस्थित आवेश Q जो होता है, फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। तो Q हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगाने के बाद 800 वोल्ट आया। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश होगा। ऑप्शन ए 50 कूलम्ब, बी 5 गुने 10⁻⁻6 कूलम्ब, सी 5 गुने 10⁻⁻5 कूलम्ब, डी 2 कूलम्ब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 गुने 10⁻⁻5 कूलम्ब। देखिए ये जो आंसर आएगा कैसे, आप इस जो नीचे न्यूमेरिकल दिखाया जा रहा है जो बना हुआ है उसे आप ध्यान से देखिए। काफ़ी सिंपल है, ये स्टेट बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए एकदम आसान है, सिंपल फार्मूला है Q बराबर CV या C बराबर Q बटा V। इस फार्मूला पे आप इसको सेट कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक शीशे के छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच घुसाया जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी। ध्यान दीजिए, यदि एक शीशे के छड़ को हवा संधारित्र, तो आप जानते हैं कि 2 प्लेट के बीच कुछ नहीं रहता, तो हम समझ लेते हैं कि उसके बीच जो है हवा है। उस हवा के जगह पे एक छड़ को घुसाया जा रहा है जो शीशा का है, तो उसका जो संधारित्र का जो धारिता होगा, जो कैपेसिटेंस होगा, वो क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है बढ़ती है, बी कह रहा है घटती है, सी कह रहा है समान रहती है, डी कहता है शून्य रहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। देखिए बढ़ती क्यों है, जो मैं इस पर चर्चा करता हूँ दोस्तों। देखिए मैं नीचे बताया हूँ, आपको पता है सी जो है कैपेसिटेंस बराबर फार्मूला होता है, 2 समानांतर कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है K/A/0 के जो है परावैद्युत का जो सामर्थ्य का परावैद्युत वैल्यू होता है वो है दोस्तों ए, जो है इसका एरिया है ε0/d। तो के जो है, जैसे कि हवा के लिए जो के का मान होता है दोस्तों 1 होता है, लेकिन जो छड़ घुसाया जा रहा है उस शीशे के है, तो उसका जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, जो परावैद्युत का मान होता है 1 से ज़्यादा, अर्थात 5 और 10 के बीच होता है। तो कन्फर्म है कि जैसे ही के का वैल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है। तो इसका मतलब है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक शीशे के छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच घुसाया जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और उसमें 0.5 माइक्रोफैराड की धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो कुल धारिता क्या होगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है 0.4 माइक्रोफैराड, बी कह रहा है 0.1 माइक्रोफैराड, सी कह रहा है 1 माइक्रोफैराड, डी कह रहा है 1.5 माइक्रोफैराड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.4 माइक्रोफैराड। देखिए ये न्यूमेरिकल को हल करने के बाद 0.4 माइक्रोफैराड कैसे आएगा, जो मैं नीचे बताया हूँ। देखिए आप ध्यान दें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। देखिए हम इसे ड्रा कर दिए हैं चित्र के द्वारा। 2 है जो श्रेणी समानांतर क्रम में है, मैं C1 और C2 और C3 को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हूँ। इसे यदि आप हल करते हैं, पहले दोनों समानांतर क्रम है, इसको ऐड कर दीजिए सिंपल एडिशन रूल से, 1 + 1 2 हो जाएगा। और ये जो नया कैपेसिटेंस आएगा 2 और 0.5 दोनों फिर पुनः श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप लगाइए, लगाने के बाद आपका जो कैलकुलेशन आएगा लास्ट में 0.4 माइक्रोफैराड आएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धातु के बने 2 गोलाकार चालकों की धारिता C1 और C2 है, दोनों पर कुछ आवेश हैं। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 एवं Q2 के बीच संबंध क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, धातु के बने 2 गोलाकार चालकों की धारिता, हाँ चालक जो गोलाकार है C1 और C2 है, जो कैपेसिटेंस दोनों का C1 C2 है, दोनों पर कुछ आवेश हैं। यदि इनमें संपर्क बनाकर, यदि इनमें कोई संपर्क बनाकर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो अलग अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 Q2 के बीच जो रिलेशन होगा, संबंध क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है Q1/Q2 लेस देन C1/C2, बी कह रहा है Q1/Q2 बराबर C1/C2, सी कह रहा है Q1/Q2 ग्रेटर देन C1/C2, डी कह रहा है
Q1 बटा Q2 बराबर C2 बटा C1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। अब देखिए ये जो रिलेशन है वो आया कैसे, आपको मैं दिखाता हूँ। आप ध्यान दीजिए, ये काफ़ी सिंपल तरीक़ा से बताया गया है। देखिए गोलीय चालक की जो धारता होती है, मान लिया है कि C1 और C2 है, आवेश Q1 Q2 है, दोनों में संपर्क बनाकर समानांतर क्रम में जोड़ने पर समानांतर क्रम में सभी की धारता जो है संधारित्र का भी समान होता है। हम जानते हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सभी संधारित्र जो है कैपेसिटर होगा, सबका जो भी होता है वो समान होता है। तो C1 के लिए हो जाएगा V बराबर Q1 C1, C2 के लिए भी V बराबर ही होगा तो Q2 C2 हो जाएगा बटा में। तो दोनों बराबर होगा V, तो दोनों को इक्वेशन को बराबर करने पर रिलेशन जो आएगा Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2 आ जाएगा। अगला प्रश्न, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। यदि इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, समान धारिता के 3 संधारित्र है, 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटेंस बराबर है, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और इन तीनों को जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 6 माइक्रोफैराड आएगा और इन्हें पुनः समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बताइए कि वो जो उसका तुल्य धारिता क्या होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, देखिए पहले ऑप्शन बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18 माइक्रोफैराड, बी 2 माइक्रोफैराड, सी 54 माइक्रोफैराड और डी 3 माइक्रोफैराड। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54 माइक्रोफैराड। देखिए मैं इसे हल किया हूँ चित्र के द्वारा, काफ़ी सिंपल तरीक़ा से। देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए पहले दोस्तों इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, उसके बाद इसे समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समानांतर क्रम में सिंपल एडिशन मेथड आता है जो कि 54 आ जाएगा। अगला प्रश्न, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्था में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्था में तुल्य प्रतिरोध लिखा गया दोस्तों, आप समझिएगा इसको। धारिता, तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा n, बी कह रहा n स्क्वायर, सी कह रहा 1/n, डी कह रहा 1/n स्क्वायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी n स्क्वायर। देखिए कैसे आएगा n स्क्वायर, आप ध्यान दीजिए। देखिए सभी संधारित्र की धारिता समान है, समानांतर क्रम में तुल्य धारिता Cp मान लिए, Cp बराबर जो होगा समानांतर क्रम में जानते हैं नॉर्मल एडिशन मेथड होता है। तो Cp बराबर Nc, क्योंकि n धारिता है तो C जो है n बार है तो Nc हो जाएगा Cp। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो होगा Cs बराबर मान लिए तो n बटा c हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात आप निकालिएगा तो देखिए Cp बटा Cs तो Nc बटा Cn, c बटा n। तो इसे हल करने के बाद n स्क्वायर आएगा। अगला प्रश्न, देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसे 20 प्रश्न को ही बताता हूँ दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न करा, बांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए AC शक्ति को, बी कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, सी कह रहा जल विद्युत, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है जो बांडी ग्राफ जनरेटर होता है वो कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों मैं इस बांडी ग्राफ जनरेटर का आपको फिगर भी दिखाता हूँ। देखिए आप जो बाएं तरफ देख रहे हैं ये आपके बुक में इस प्रकार का फिगर दिया जाता है, ये बांडी ग्राफ जनरेटर है दोस्तों। लेकिन इसको जब ओरिजिनल रूप में आप देखते हैं मार्केट में देखिएगा तो जो दायां तरफ दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा, क्योंकि बाएं तरफ जो दिखाया गया है इसके इंटरनल पार्ट को दिखाया जाता है कि चार्ज कैसे फ्लो करता है, लेकिन आपको मार्केट में जो है दायां तरफ जो दिख रहा है वैसा मिलेगा दोस्तों। देखिए बांडी ग्राफ जनरेटर का थोड़ा सा आप इतिहास देख लीजिए। बांडी ग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर जैसे 10 लाख वोल्ट तक पैदा करने में प्रयोग होता है। इसका विकास सन 1931 में वैज्ञानिक वान डी ग्राफ ने किया था। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों चलिए कुछ थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन टोटल प्रश्न को बता ही देते हैं। एक विद्युत चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होता है। अचर माने कांस्टेंट होता है। तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है कांस्टेंट होता है। कब, जब आवेश जो है जो दिया गया हो और विभवांतर दोनों का अनुपात निकालिएगा हमेशा वो कांस्टेंट आएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कुल आवेश अनुपात या कुल आवेश बटा विभव। सी कह रहा है दिया गया आवेश बटा विभवांतर। सी कह रहा है कुल आवेश स्क्वायर बटा विभव
डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कैस का सही आंसर हो जाएगा दिया गया आवेश बटा विभवांतर, जो कैस का बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी इसका सही हो जाएगा। देखिए ये पहले भी मैं बता दिया हूँ आपको, यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि होता है, अर्थात क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो क्यू बराबर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, जो सी जो है एक कांस्टेंट है। तो ये सी हमेशा नियतांक आएगा, कब? जब जो आवेश दिया जा रहा है और विभवांतर का अनुपात निकालेंगे तब। अगला प्रश्न, एक वियुक्त गोले अर्थात आइसोलेटेड स्फेरिकल की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसे एक भूधृत संकेंद्रीय गोला अर्थात कंसंट्रेटिक ग्राउंडेड स्फेरिकल से घेर दिया जाता है। उन गोलों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, n/n-1। देखिए दोस्तों, मैं इसे प्रूफ नहीं किया हूँ, आप इसे प्रूफ कीजिए। यदि आपको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं इसे आपको प्रूफ करके बता दूंगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की धारिता गोलीय चालक रूप में कितना होता है? ऑप्शन ए 711 माइक्रोफेराड, बी 7.11 माइक्रोफेराड, सी 71.1 माइक्रोफेराड, डी 7110 माइक्रोफेराड। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 711 माइक्रोफेराड। देखिए मैं इसे प्रूफ भी किया हूँ काफ़ी सिंपल तरीक़ा से, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, आप भी देखिए और कर सकते हैं। गोलीय चालक की धारिता सी बराबर जो फॉर्मूला होता है 4πε0r। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है तो आर बराबर जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। इसे आप जो किलोमीटर उसको मीटर में बदल लीजिए, 64 गुने 10⁵ मीटर हो जाएगा। फॉर्मूला है, आप इसको पुटअप कीजिए दोस्तों। आप जानते हैं 4πε0 का वैल्यू होता है, जो पहला चैप्टर में आप पढ़ लिए हैं, होता है 1/9 गुने 10⁹। इसे आप हल कीजिएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा 711 माइक्रोफेराड। अगला प्रश्न, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, आप टोटल प्रश्न को देख लीजिएगा। दिए गए चित्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान क्या होगा? तो आप चित्र देख रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस आपको निकालना है। देखिए काफ़ी सिंपल प्रश्न है, मैं इसे सॉल्यूशन कर दिया हूं दोस्तों, आप इसे ध्यान दीजिए। देखिए हल कीजिएगा, तो हल करने के बाद आपको आंसर आएगा 4 माइक्रोफेराड। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 4 माइक्रोफेराड। अगला प्रश्न, दोस्तों, दिए गए चित्र में संयोजित संधारित्र के लिए बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान क्या होगा? थोड़ा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, यदि आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ये प्रश्न बन पाएगा। आप बनाने का प्रयास कीजिए, मैं नीचे बताया हूँ। देखिए ऑप्शन ए कह रहा 5 माइक्रोफेराड, बी कह रहा 2.5 माइक्रोफेराड, सी कह रहा 10 माइक्रोफेराड, डी कह रहा 20 माइक्रोफेराड। तो देखिए मैं इसे बनाया हूँ, इसका सही आंसर आएगा 2.5 माइक्रोफेराड। देखिए यदि आप उस चित्र को सही ढंग से अरेंजमेंट करते हैं तो इसका चित्र ऐसा कुछ बनेगा और ऐसा बनेगा। तो और इस न्यूमेरिकल को आप हल करते हैं तो इसका जो आंसर नीचे आएगा, देखिए 2.5 माइक्रोफेराड आ जाएगा। आप देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था 2.5 माइक्रोफेराड। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में 10 माइक्रोफेराड के 4 संधारित्र के नेटवर्क को 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया गया है। नेटवर्क के तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं चित्र को, थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसमें इस प्रकार से जोड़ा गया है, आपको तुल्य धारिता निकालना है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा 10/3, बी कह रहा 4/10, सी कह रहा 40/3, डी कह रहा 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40/3। देखिए मैं इसे बनाया हूँ नीचे, आप ध्यान दीजिए। C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में है, तो इस प्रकार से बनाने के बाद आएगा 40/3। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में संधारित्रों के नेटवर्क की तुल्य धारिता, जो नेटवर्क बना है इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा 100/3, बी कह रहा 200/3, सी कह रहा 400/3 और डी कह रहा 500/3। यदि आप इसे हल करते हैं दोस्तों तो आंसर आएगा इसका 200/3, जो ऑप्शन नंबर बी में है।
देखिए मैं इसे हल किया हूँ, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, आपको दिख जाएगा। देखिए पहले इसका फिगर बना लिया हूँ और इसे ध्यान दीजिएगा। इसे यदि आप हल करते हैं तो हल करने के बाद आपको देखिए नीचे आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 200/3। चित्र को ध्यान से देखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र की धारिता C तथा विभवांतर V है, प्रतिरोध से संबंधित कर दिया गया, तो बताइए ऊर्जा क्षय क्या होगा। जो कहने का मतलब कैपेसिटर का ऊर्जा क्या होता है। फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ CV², पहले भी आ चुका है दोस्तों, तो ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 1/2 CV²। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, कि कहीं बहुत जगह फार्मूला चेंज कर देता है, हाफ CV² नहीं देकर कोई दूसरा फार्मूला दे देता है। देखिए मैं उस फार्मूला को हाफ CV² से ही चेंज करके बताया हूँ। देखिए आप जानते हैं कि साधारण जो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होता है U बराबर हाफ CV² होता है। देखिए तो आप जानते हैं कि V बराबर फार्मूला क्या होता है, Q/C। तो उस फार्मूला के यदि आप इसे पुटअप कीजिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा हल करने के बाद आ जाएगा U बराबर Q²/2C। तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछ दिया है कि संचित ऊर्जा क्या होगा, तो हाफ CV² नहीं देकर उसके जगह पे दिया है Q²/2C, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर संग्रहित ऊर्जा W है, आवेश दुगना करने पर संग्रहित ऊर्जा क्या होगा। ऑप्शन ए 2W, बी 4W, सी 8W, डी हाफ W। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4W। देखिए 4W कैसे आएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर Q²/2C, अभी मैं ऊपर बताया भी था। चूँकि आवेश Q देने पर संग्रहित ऊर्जा W है, तो U बराबर हो जाएगा Q²/2C बराबर W कर सकते हैं। उसी प्रकार जब आवेश दुगनी कर दिया जाता है तो संग्रहित ऊर्जा W1 मान लिए हैं, तो W1 बराबर हो जाएगा, आवेश दुगना कर रहे हैं तो 2Q²/2C। हल करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं W1 बराबर आया 4W। अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप इसे स्वयं बना करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप पोस्ट कीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं अगले वीडियो में इस प्रश्न को मैं बना करके प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप अवश्य बनाएं। यदि आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको नॉलेज प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।